सोबी आपी जैसी हसीन लड़की पूरे ख़ानदान में तो क्या दूर दूर तक कोई नहीं है। इन्हें अपने साथ लेकर बाहर निकलेंगे तो लोग मुड़ मुड़ कर आप दोनों को देखेंगे। अलीना इसे सोबिया से रिश्ता जोड़ने पर कायल करने के लिए अपनी जानिब से बहुत ठोस दलील दे रही थी और कहेंगे वो जा रहा है पहलुए हूर में लंगूर। ना बाबा ना, मुझे खुद को लंगूर कहलवाने का कोई शौक़ नहीं। इसने फ़ौरन कानों को हाथ लगाए। कोई नहीं, इतने हैंडसम है आप। देखने वालों ने चांद सूरज की जोड़ी ना कहा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो अपने भाई पर दिलो जान से फिदा थी। ये चांद सूरज की जोड़ी हुई लॉजिक तो भाई मुझे समझ ही नहीं आती। चांद सूरज बेचारे तो कभी इकट्ठे ही नहीं होते, एक आता है तो दूसरा जाता है। इसे अलीना को छेड़ने में हमेशा मज़ा आता था। आप अपने फ़लसफ़े भिगाते रहिएगा और उधर सोबी आपी को कोई और ले उड़ेगा। इतनी हसीन लड़कियों के लिए तो वैसे ही रिश्तों की लाइन लगी रहती है। अलीना ने अपना मुंह फुला लिया। पगली। वो इसकी इस अदा पर मुस्कुराया और मोहब्बत से इसका रुखसार थपथपाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये बड़ा हुआ हाथ फजा में तैर कर रह गया तो इसे ज़ोर का झटका लगा और इदराकुबा की एक बार फिर बिछड़े हुए घर वालों की याद ने ज़ोर मारा था और यादों का ये रेला इतना शदीद था कि अपने तस्वुर को हकीकत समझ बैठा था। मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक के, मैं ये बार उठा सकूं। इसने बहुत तड़प कर दुआ मांगी लेकिन दिल बेचैन हो चुका था और अब इसके लिए अपने कमरे में ठहरे रहना मुमकिन नहीं था। अपने अंदर की घुटन से घबराकर वो बाहर निकल आया। सुबह सुबह का वक्त था और फ़ज़ा में एक ताजगी सी थी। इसने लॉन में खड़े होकर गहरी सांसें ली तो लगा कि इस ताजगी ने अंदर तक रसाई हासिल कर ली हो। इसका दिल इस ताज़ा हवा में वॉक करने के लिए मचलने लगा लेकिन एहतियात के अपने तकाजे थे। वो बाहर निकलकर किसी की नज़रों में आने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। चुनांचे अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए नज़रों से लॉन का तूल अर्ज़ नापने लगा और फिर गोया किसी पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गया। दाई जानिब सजल एक पेड़ के तने से कमर टिकाए ख्यालों में गलता खड़ी उंगलियों के दरमियान फंसी तस्बीह के दाने घुमा रही थी। अपने पूरे वजूद को इसने एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था लेकिन फिलहाल चेहरे पर इस चादर का पल्लू नहीं था। वो सुबह की हल्की रोशनी में इसके चेहरे को अच्छी तरह देख सकता था जिस पर मौजूद एक तिल ने इसे ज़ेर कर लिया था। बेखुदी ने इसे एहतराम भुला दिया और अपनी आदत और फितरत के बरखिलाफ बिना पलके झपकाए इसे तकता चला गया। गैर इरादी तौर पर वो इसका सोबे से तकाबुल करने लगा और बहुत ईमानदारी से खुद को फैसला सुनाया कि सोबिया की हुस्न जहाँ सोच के आगे वो कुछ नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि जो वो है वो कोई और नहीं कि दिल जिस चेहरे पर रुक जाए वो खुद ब खुद दुनिया का हसीन तरीन चेहरा बन जाता है। मामा। बेखुदी के लम्हात जाने कितने तूल पकड़ते कि आज़म की चीख ने सहर तोड़ डाला। आवाज़ के ताक़ुब में नज़रें दौड़ाने पर वो इसे एक बड़े से गमले के करीब खड़ा रोता हुआ दिखाई दिया। वो उसकी तरफ बढ़ता इससे कबल ही सजल इस तक पहुँच चुकी थी। क्या हुआ, मेरी जान चोट लगी है? बेताबी से बोलती उसके जिस्म को टटोल रही थी लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं था और आज़म बदस्तूर खौफ से और तकलीफ़ की मिलीजुली कैफियत में रोए जा रहा था। इसकी नाक चेक कर मुझे लगता है कि इसने अपने नथे में कुछ फंसा लिया है। माज जो इन दोनों के पीछे आ खड़ा हुआ था इसे नोट किया कि माज रोते हुए बार बार अपनी नाक में उंगली डाल रहा है। या मेरे खुदा। सजल घबरा गई और इसकी नाक चेक करने की कोशिश करने लगी लेकिन एक तरफ आज़म मचल रहा था तो दूसरे खुद इसके अपने हाथ पैर फूल चुके थे इसलिए कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मैं देखता हूँ। माज बोलते हुए इसके करीब घुटनों के बल बैठ गया और मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए आज़म की नाक का जायज़ा लिया। अंदर कोई गोल सा पत्थर फंसा हुआ है जो काफ़ी आगे तक चला गया है। अब क्या होगा, कैसे निकलेगा ये पत्थर? वो परेशानी में रोते हुए आज़म की नाक पर उंगली का दबाव डालने लगी। प्लीज़ नहीं, पत्थर के मज़ीद ऊपर चढ़ जाने का डर है। इससे घबराकर बेसाख्ता सजल का हाथ थाम कर इसे रोका। इसकी इस हरकत से सजल को गोया करंट लग गया। इसने तेज़ी से अपना हाथ खींचा और इसी लम्हे से अपने खुले हुए चेहरे का एहसास हुआ तो जल्दी से चेहरे को चादर के पल्लू से ढाँप लिया। सॉरी। माज ने शर्मिंदगी से मुआज़रत की लेकिन वो इसके माजरे पर तवज्जो देने के बजाय बेतहाशा रोते बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही थी। इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आप 1 मिनट रुके, मैं जैकी से चाबी लेकर आता हूँ। एक मासूम बच्चा तकलीफ से बिलबिला रहा था। ऐसे में कहाँ याद रहता कि घर से बाहर कदम रखने में खुद इन लोगों को अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। बच्चे को लेकर बाहर आ जाओ यार, मेरी गाड़ी बिल्कुल रेडी है, मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को अस्पताल। अभी वो अंदर गया नहीं था कि वीरू ने गेट के ऊपर से सर निकाल कर जारू ने झाँका और पेशकश की। इस वक्त इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसने आज़म को गोद में उठाया और गेट की तरफ भागा। सजल भी इसके पीछे थी। क्या बात है, क्या हुआ? और तुम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? शायद रोने की आवाज़ अंदर गई थी जिस सुनकर सोनिया बाहर निकल आई। आज़म ने अपनी नाक में कुछ फंसा लिया है, हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। वो इसे उजरत में जवाब देकर सजल के साथ बाहर निकल गया। मामला ऐसा था कि सोनिया इसे यूँ बाहर जाने पर टोक नहीं सकी।
आप फिक्र न करें सजल, अस्पताल में डॉक्टर 2 मिनट में मसला हल कर देंगे। वहाँ तो हर रोज़ ऐसे केसेस आते ही रहते हैं। वो जारो के साथ अगली नशीस पर बैठा था, लेकिन पिछले नशीस पर बैठी सजल की कैफियत से खूब वाकिफ था, इसलिए इसे तसल्ली देने की अपनी सी कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बहन जी, मुझे देख लें। मेरी माँ बताती है कि बचपन में कम से कम 5-6 बार मैंने नाक, कान और हलक में कुछ न कुछ फंसाकर इसकी जान सूली पर लटका दी, लेकिन देखें आज आपके सामने हट्टा कट्टा और ठीक ठाक बैठा हूँ। जारो ने भी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही हट्टे कट्टे बैठे हो, माज़े से छेड़ा। जवाब में इसने हस्ब आदत अपना जलजला बर्पा कर देने वाला कहका लगाया। वैसे जो जनाब के लंबे कान हैं, उन्होंने तो हमारी ज़िंदगियों से प्राइवेसी ही ख़त्म कर दी है। अब बंदा अपने घर में बैठकर कुछ भी नहीं कह सकता, इसने जारो से शिकवा किया। अरे नहीं यारा, ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं तो किसी काम से बाहर निकला था तो बच्चे की रोने की आवाज़ और तुम लोग की गुफ्तगू कानों में पड़ गई, वरना आमतौर पर मैं दूर से लोगों की गुफ्तगू पे सिर्फ उस वक्त सुन पाता हूँ जब पूरी तरह फोकस करूँ। तुम खुद सोचो कि अगर मैं यूं ही हर वक्त लोगों की बातें सुनता रहा तो मेरी अपनी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, मैं तो सो भी नहीं सकूँगा। जारो का जवाब गौरतलब था। वाकई से ख्याल नहीं आ रहा था कि जारो की गैर मामूली समाज जिस पर वो शक व हैरत का शिकार था, इसके लिए मुसीबत भी बन सकती थी। यकीन जानो कि मेरी ये गैर मामूली समात बचपन में मेरे लिए इतना बड़ा मसला बन गई थी कि मैं पागलपन के करीब जा पहुंचा था। वो तो मेरे एक डॉक्टर अंकल ने मेरा मसला समझा और मुझे इस बात की मशक करवाई कि कैसे अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को नज़रअंदाज करना है। मुझे कम से कम 2 साल लगे थे सब कुछ सीखने में, लेकिन इसके बाद मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। अब मेरी ये सलाहियत मेरे कंट्रोल में है और मैं इस काम से लेकर अपने वतन के जो कुछ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। संजीदगी से जवाब देते हुए जारो ने गाड़ी एक अस्पताल की पार्किंग में दाखिल की। गाड़ी रुकते मास तेज़ी से बाहर निकला और पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला। लाएं, इसे मुझे दें। इसने सजल की गोद से आज़म को झपट लिया और इसे अपनी बाहों में संभाले तेज़ी से अंदर की तरफ भागा। बच्चा रोते रोते निढाल हो चुका था और अब महज सिसकियाँ ही भर रहा था। एमरजेंसी से हाथों हाथ लिया गया। बस अभी ठीक हो जाता, आप हिम्मत से काम लें और यहाँ आराम से बैठे। आज़म को अंदर ले जाया गया था और वो अपने पीछे वहाँ आ पहुँचे वाले सजल से मुखातिब था। इसके आंखों से मुसलसल टपकते आंसू इसे तकलीफ दे रहे थे। वो जब पहली बार सजल से मिला था तो इसे बहुत बाहिम्मत और बाहौसला पाया था। डाकू की कैद में होते हुए भी वो घरवाई हुई लग रही थी और बहुत वकार से हालात का सामना करती रही थी, लेकिन अब शायद पे दर पे ज़िंदगी में रूनमा होने वाले हादसात ने इसे कमज़ोर कर दिया था। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। इसके कहने पर सजल और विजिटर की रखी की कुर्सियों में से एक पर बैठ गई तो वो कहता वहाँ से हट गया। अंदर ही एक मेडिकल कम जनरल स्टोर मौजूद था जहाँ दवाओं के साथ साथ खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया मौजूद थी। इसने पानी की डिस्पोजेबल बोतल के साथ साथ जूस का डब्बा भी खरीद लिया और सजल के करीब पहुंचा। जारो भी इस दौरान वहां पहुंच चुका था और सजल को तसल्ली शफी देने की कोशिश कर रहा था। मांस पानी और जूस सजल की तरफ बढ़ाता इससे कबल दरवाज़ा खुला और एक नर्स आज़म को गोद में उठाए बाहर निकली। ये ले, ठीक हो गया आपका बेबी, बस थोड़ा सा डर गया है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा। नर्स ने आज़म को बेसाख्ता ही अपनी नशीद छोड़कर खड़ी हो जाने वाली सजल के हवाले किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सजल ने इसे अपने साथ खींच लिया और बेतहाशा प्यार करने लगी। बच्चे की नाक में रगड़ की वजह से मामूली जख्म हो गए हैं, आप ये ट्यूब ले लें। सुबह शाम हल्के हाथ से नाक के अंदर ये क्रीम लगा दीजिएगा, भगवान ने चाहो तो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नर्स ने नुस्खा इसकी तरफ बढ़ाया तो वो जल्दी से थामकर मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गया। नुस्खे के मुताबिक ट्यूब लेकर वो पलट ही रहा था कि इसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी और वो ये देखकर लर्ज गया कि इस आदमी की तवज्जो पूरी तरह सजल और आज़म की तरफ मबजूल है। वो आदमी सिराजुद्दीन था, उबैद और मुनीज़ा का कज़न। माज आगे बढ़ने के बजाय अपनी जगह रुककर इसके रद्द-ए-अमल का जायज़ा लेने लगा। इसके देखते देखते सिराज ने अपना मोबाइल निकाला और इस पर किसी से बात करने लगा। बात करते हुए इसकी नज़रें मुसलसल सजल और आज़म पर जमी हुई थी। सजल का चेहरा तो चादर के पल्लू में छुपा हुआ था, लेकिन आज़म इसकी पहचान बना सारे राज खोल रहा था। माज मजीद अपनी जगह खड़ा न रह सका और तेज़ी से आगे बढ़ा। ले आया हूँ मैं ट्यूब, चले अब जल्दी घर चलें। इसने आज़म को सजल की गोद से लिया और उजलत भरे लहजे में बोला। इसके इस अंदाज ने सजल और जारो दोनों को चुका दिया। क्या बात है, क्या कोई गड़बड़ हो गई है? जारो ने से पूछा। पहले यहाँ से निकलो फिर बताता हूँ। कदमों की रफ्तार को मजीद बढ़ाते हुए इसने कनखियों से सिराजुद्दीन की तरफ देखा। वो इन्हीं की तरफ मुतवज्जो था और चेहरे पर जोश लिए हुनूस फ़ोन पर मसरूफ़ था। प्लीज़ जल्दी करें वरना हम यहाँ फंस जाएंगे। वो अब तकरीबन दौड़ रहा था। जारो और सजल भी सूरत हाल को कुछ समझते उसका भरपूर साथ दे रहे थे, लेकिन पार्किंग में पहुंचते ही इन्हें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। वहां 2 चूड़े चकले आदमी रास्ता रोकने के अंदाज में खड़े हुए थे और उनमें से एक के हाथ में पिस्टल भी दिखाई दे रहा था। माज ने आहिस्ता से अपनी गोद में मौजूद आज़म को सजल की गोद में दिया। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो जान से जाओगे।
पिस्टल वाले ने धमकी दी, जबकि दूसरा मोबाइल पर बात करने लगा। हमने इन्हें रोक लिया है सर, अब गाड़ी में बिठाने जा रहे हैं। यकीनन वो सिराजुद्दीन को अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट दे रहा था। चलो आगे बढ़ो। पिस्टल वाले ने अपने पिस्टल से इन तीनों को आगे बढ़ने का इशारा किया। माज ने इसके हुक्म पर अमल करने से पहले एक नज़र पार्किंग लॉट पर डाली। पार्किंग बॉय दूर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था, लेकिन इसका किसी किस्म की दखल अंदाजी करने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा था। यकीनी तौर पर शहर में नवाब बदरुद्दीन के ख़ानदान का असर व रसूख था और ख़ानदान के अफराद को जाना जाता था, इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं थी कि सिराजुद्दीन के गार्ड्स की कार्रवाई में दखल अंदाजी करे। पार्किंग में आते जाते लोग भी इस मंजर से नजरें चुराते गुजर रहे थे। सुना नहीं, आगे बढ़ो। हुक्म की तामील में ताख़ीर हुई तो पिस्टल वाला चिल्लाया। इस बार इन्हें कदम आगे बढ़ाने ही पड़े। सिराजुद्दीन की जानी पहचानी गाड़ी सामने ही खड़ी थी। इस गाड़ी में तो वो हवेली से फरार हुए थे। एक दूसरे के आगे पीछे चलते उस रवि से कदम आगे बढ़ाने लगे। सिराजुद्दीन की गाड़ी से चंद कदम का फासला बाकी रह गया कि जावा अचानक लड़खड़ा कर नीचे गिरा। ओए ओए, पिस्टल वाला चिल्लाया, लेकिन कोई अमली कदम उठाने से कबल ही इसके पिस्टल वाले हाथ पर एक पत्थर तोप के गोले की तरह आकर लगा। पिस्टल इसके हाथ से निकल गया और नीचे गिरा। जारो अपने भारी तनतोष के साथ उछलकर खड़ा हुआ जैसे इसे स्प्रिंग लगे हुए हों। आप अपनी गाड़ी के पास जाएं। माज ने सजल को हदायत की और खुद भी जारो का साथ देने के लिए मैदान कारजार में उतर गया। पिस्टल हाथ से निकलने के बाद किसी गाड़ी के नीचे चला गया था, इसलिए सिराजुद्दीन के आदमियों को भी महज हाथों से मुकाबला करना पड़ रहा था। वो दोनों अपने डेल डोल के हिसाब से खासे ताकतवर थे और लड़ना भिड़ना भी जानते थे, लेकिन इन्हें इस दर्जे की तरबियत हासिल नहीं थी जिससे माज और जारो गुजर चुके थे। एक आध मिनट में दोनों तरफ का फ़र्क वाज़ेह होने लगा। दोनों की ठीक ठाक दुर्गत बनाने के बाद जब उन्होंने देखा कि वो दोनों हिलने जुलने के लायक नहीं रहे तो इन्हें वहीं पर छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। हैरत अंगेज़ तौर पर इस अरसे में अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की थी और ना ही किसी दूसरे फरीक ने दरमियान में पड़कर झगड़ा ख़त्म करने की कोशिश की थी। जल्दी निकलो यहाँ से, मेरी छत्तीस कह रही है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। तुम ऐसा करो कि सीट उठाकर नीचे से गन निकाल लो ताकि किसी गड़बड़ की सूरत में हम अपना दिफा तो कर सकें। जारो ने इसकी तायद करते हुए इसे हदायत दी, जिस पर अमल करने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं था। चंद सेकंडों में ये काम मुकम्मल करके वो नशीस पर बैठा तो जारो ने गोली की तरह गाड़ी निकाल ली। इसी बाद पुलिस की गाड़ियों के हूटर सुनाई देने लगे। यकीनन अपने आदमियों की नाकामी के बाद सिराजुद्दीन ने पुलिस को बुला लिया था। जारो ने एक्सीलेटर पर मजीद दबाव बढ़ा दिया, लेकिन इसका रुख अपनी रहायशगाह की तरफ जाने वाले रास्ते पर नहीं था। माज ने पूरे वजूद में शदीद तनाव महसूस किया। पिछले नशीस पर सजल और आज़म की मौजूदगी ने इस तनाव में मजीद इजाफा कर दिया था। वो हमारे पीछे आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह इन्हें डॉज देकर निकल सके। जारो ने अकबनुमा आईने में देखते हुए लब भींच कर कहा तो माज महज सर हिलाकर रह गया और हथियार पर इसकी गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। कम वक्त सर पर चढ़े आ रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो जल्द ही हमें रोकने में कामयाब हो जाएंगे। मुसलसल पीछे आती पुलिस की गाड़ियों को देखकर जारो बड़बड़ाया। दिन पूरी तरह तुलू हो गया था और मामूलाती ज़िंदगी इंजाम देने के लिए घरों से निकलने वालों की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा था। अगर गलियों में घुसकर इनसे जान छुड़ाने की कोशिश की जाए तो कैसा रहेगा? माज ने तजवीज़ दी। हम फंस भी सकते हैं। मैं इस शहर से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि आगे हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ जाए। ठीक है, तो फिर हाईवे की तरफ चलो, वहाँ इनसे जान छुड़ाने में आसानी रहेगी। गन को एक हादसे से हिलाते हुए माज ने फैसला कुन लहजे में कहा तो जारो ने सर हिलाते हुए गाड़ी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ डाल दी। याद रखना कि मैं गिरफ्तार होने पर मरने को तरजीह दूंगा। मेरा भी कुछ ऐसा मामला है, तुम्हारे साथ तो हो सकता है ये फिर भी कुछ रायत कर दे, लेकिन मुझे तो देखते उल्टा लटका देंगे। मैं इनकी कैद से फरार हुआ हूँ, मेरे लिए तो किसी रायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जारो ने तेज़ लहजे में इसे जवाब दिया। पिछले नशीस पर सजल आज़म को अपने सीने में भींचे लब बस्ता बैठी हुई थी। हवा की तरह उड़ती गाड़ी, खूनाशाम बलाओं की तरह ताक़ुब में आती पुलिस की गाड़ियाँ और इनके चिंगाड़ते हुए हूटर किसी मजबूत आसाब के मर्द के लिए भी इम्तिहान बन सकते थे, जबकि वो तो एक आम सी घरेलू लड़की थी जिसे ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बहुत महफूज व मामून माहौल में तय्युशात के साथ गुजारा था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सजल उसके बच्चों को महफूज मुकाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। समझो, इन दोनों की हिफाजत का वादा लेकर मैं तुमसे उस रात के एहसान का बदला मांग रहा हूँ जब मैंने तुम्हें रॉकी कैद से आज़ाद करवाया था। मोहब्बत इंसान से कुछ भी करवा लेती है, वो भी एहसान का बदला मांग रहा था। सब ठीक हो जाएगा दोस्त, इस वक्त हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। पार लगे तो सभी पार लगेंगे, वरना सब डूब जाएंगे। जारो ने संजीदगी से जवाब देते हुए पुलिस की गाड़ियों को देखा। कोशिश के बावजूद वो दरमियानी फासला मजीद बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, बल्कि यूँ लग रहा था कि फासला कुछ कम हो गया है। पिछली नशीस पर बैठी सजल ने भी ये सारी गुफ्तगू सुनी थी और दम बखुद रह गई थी।
माज की दिली कैफियत इससे छुपी हुई नहीं थी, लेकिन जज्बे की इस शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। मौत ताक़ुब में थी और इसे बजाय इसकी फ़िक्र थी। इस लम्हे वक्त की नज़ाकत के बावजूद इसे शकील सोमरू याद आया। लतीफ़ सोमरू का वो अयाश बेटा भी इसे चाहने का दावेदार था, लेकिन इसकी चाहत में हवस के सिवा कुछ न रखा था। इसे ना इसकी इज्जत की फ़िक्र थी, न ज़िंदगी की। वो बस इसके बदन के हुसूल का ख्वाहिशमंद था। तभी तो डाकू की मदद से इसे और मुअज़्ज़म को अगवा करवा कर एक तरफ माली फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की थी, तो दूसरी तरफ इससे भी हासिल करना चाहता था। इन मुश्किल हालात से इन्हें निकालने के लिए माज ने बेमिसाल कुर्बानी दी थी और ख़ुद को बचाने के बजाय इस और मुअज़्ज़म को बचाया था। आज भी वो वैसा ही था, कुर्बानी देने और ख़ुद से बढ़कर इसकी परवाह करने वाला। इसके लिए बहुत कुछ करने के बावजूद इसने इससे कभी कुछ तलब नहीं किया था, यहाँ तक कि कभी नज़र भरकर इसकी तरफ देखा तक भी नहीं था। ख्यालात की इस हुजूम में घिरी वो गाड़ी को लगने वाले झटके के बायस हड़बड़ाकर चौंकी। गाड़ी के बुरी तरह लहराने के बायस इसे अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बेहद कोशिश करना पड़ रही थी। लेट जाएं, सीट पर लेट जाएं, वो फायरिंग कर रहे हैं, माज ने चीखते हुए इसे कहा, तो वो आज़म समेत सीट पर लेट गई। इसी असना में गाड़ी की बॉडी पर मजीद 2 फायर आकर लगे। शायद पुलिस वाले टायरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और इनकी इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जारो मुसलसल गाड़ी को लहरा रहा था। गाड़ी के लहराने की वजह से सजल के लिए खुद को और आज़म को सीट पर जमाना रखना मुश्किल हो रहा था। इस सारी सूरत हाल से घबराकर आज़म बुरी तरह रोना शुरू कर दिया था। खुद सजल का दिल भी बेतरा धड़क रहा था, लेकिन वो किसी न किसी तरह खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी। आज़म को इसने मजबूती से खुद से चिमटा रखा था और पूरी कोशिश कर रही थी कि खुद को और इसे गिरने न दे। अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मुझे इन्हें जवाब देना होगा। पानी को सर से ऊंचा जाते देखकर माज ने बर्दाश्त नहीं हुआ और जिस तरह सीट पर झुककर बैठा हुआ था, इस तरह झुके झुके अपनी जानिब का दरवाज़ा खोला। क्या कर रहे हो संभल के? अपने लहीमशीन वजूद को मुमकिन हद तक झुकाकर ड्राइविंग करने वाला जारो परेशानी से चिल्लाया, लेकिन माज अब किसी की सुनने के मूड में नहीं था। देखते देखते इसने पीछे आती गाड़ी पर एक बरस मारा। वहाँ से भी जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन इतना फ़र्क तो ज़रूर पड़ा था कि वो जो सर पर चढ़े चले आ रहे थे ज़रा संभल गए और रफ्तार कम करके दरमियानी फासला बढ़ा लिया। फासला बढ़ने के बावजूद दोनों फ्रीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी रहा, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। आगे चौकी आने वाली है, यकीनन वहाँ हमारे बारे में इत्तला कर दी गई होगी और हम वहाँ से बचकर नहीं निकल सकेंगे। फायरिंग के वक्फे के दौरान जारो ने इसे इत्तला दी। ओके, मैं 10 तक गिनता हूँ, जैसे मैं 10 कहूँ तुम गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल स्लो कर लेना। माज ने फैसला कुन अंदाज में इससे कहा और ख़ुद गन संभाल कर गिनती करने लगा। इस दौरान पीछे से एक बार फिर गोलियां बरसाई गई, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। इसकी तरफ से खामोशी पर पीछे वालों को हौसला बढ़ा और उन्होंने अपनी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा दी। इधर जैसे ही इसके होंठों से 10 निकला, जारो ने भी रफ्तार कम कर दी। फासला कम होने के साथ साथ जिस्म को तवाज़ुन काम करने का मौका मिला तो माज ने सांस रोककर एक नपातुला फायर किया। आगे दौड़ती पुलिस की गाड़ी का टायर बरस्ट हुआ और तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर के लिए इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहा। गाड़ी बुरी तरह लहराई और फिर गोल घूम गई। पीछे इसी की रफ्तार से आती दूसरी गाड़ी का ड्राइवर बर वक्त ब्रेक नहीं लगा सका और गाड़ी आगे वाली गाड़ी में घुस गई। इस जोरदार तसादुम ने जहां पिछली गाड़ी के ड्राइवर उसके साथ वाली सीट पर बैठे शख्स को बुरी तरह मुतासिर किया, वहीं अगली गाड़ी सड़क पर उलट गई। वो मारा। जारो ताकू में आने वालों को इंजाम पर खुशी से चीखा, गाड़ी कच्चे में डाल तो आगे चेक पोस्ट पर से गुजरना मुश्किल होगा, बेहतर है हम कुछ दूसरा रास्ता तलाश करें। ओके बास। जारो फौरन इसकी तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। सीट से सर मत उठाइएगा, अभी हम पूरी तरह खतरे से नहीं निकले हैं। माजो दोबारा सीट पर बैठ चुका था, ज़रा सा पीछे की तो झुककर सजल से बोला। सजल जवाबन हलक से आवाज़ न निकाल सकी और मैं सर की जुम्बश से अपनी आमादगी जाहिर की। इस दौरान जारो गाड़ी सड़क से कच्चे में उतार चुका था। गाड़ी के कच्चे में उतरते ही एक बार फिर इस पर फायर दागे गए। माज ने जवाबी फायरिंग करके अपने चुकने होने का पैगाम दिया। दोनों जानिब की गोलियों ने ही किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और दरमियानी फासला बढ़ने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये सनसनीखेज़ दास्तान अभी जारी है।